हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन कर रहे थे और केंद्रक का हमने केंद्रक की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने केंद्रक के विभिन्न भागों को देखा था। इसके बाद केंद्रक के कार्य अगर देखे जाएं, क्या केंद्रक के कार्य देख लिए जाए, केंद्रक के कार्य क्या क्या होंगे। एक तो इसका जो प्रमुख कार्य है कि यह केंद्रक की समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह है केंद्रक क्या करता है, कोशिका की समस्त क्रियाओं को एक तरह से नियंत्रित करता है। दूसरा, इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूसरा इसका कार्य क्या हो जाएगा कि आनुवांशिकी में भी, क्योंकि इसमें डीएनए है तो ये आनुवांशिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरा इसका कार्य क्या हो जाएगा, जैसे इसमें आरएनए का निर्माण होता है, किसका, एमआरएनए का, डीएनए से। तो प्रोटीन के लिए इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें एमआरएनए का निर्माण होता है, जैसे डीएनए से। फिर इसकी जो केंद्रिका है उसमें आरआरएनए का निर्माण भी होता है। तो ये इसके कुछ डीएनए कार्य हो जाते हैं। सबसे प्रमुख कार्य क्या है इसका, डीएनए का, कि यह केंद्रक की समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ये इसका प्रमुख कार्य हो जाता है। और अगर डिटेल में देखे जाए तो भाई इसमें एमआरएनए का निर्माण भी होगा, इसमें आरआरएनए का निर्माण भी होता है। और एक तरह से जो केंद्रिका है, ये भाई कोशिका केंद्रिका क्या करती है, कोशिका विभाजन में करती है, तो विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये इसके कार्य हो जाते हैं। और यहाँ पर अपना केंद्रक है जो कंप्लीट हो जाता है। केंद्रक क्या है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन को आज जो अपना टॉपिक है वो रहता है पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आज का अपना टॉपिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका का अगला अंग क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रहना चाहिए हमारे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द को तोड़ के देखा जाए तो इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो माइटो और दूसरा कॉन्ड्रिया। कौन सा, तो माइटो, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है कौन सी भाषा का है, यह है ग्रीक भाषा का। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो यह ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक भाषा का है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो माइटो, जिसका अर्थ होता है, थ्रेड या धागा। क्या कहते हैं इसको, धागा, थ्रेड या धागा। माइटो का अर्थ क्या है, थ्रेड या धागा। और दूसरा शब्द इसमें क्या है, कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रियो। दूसरा शब्द क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो ग्रीक भाषा का शब्द है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो माइटो, दूसरा कॉन्ड्रियो। दूसरा कौन सा है, कॉन्ड्रियो, जिसका अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स। क्या है, ग्रेन्यूल्स, अर्थात कणिकाएं। क्या, कणिकाएं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना। तो पहला तो ये कि ग्रीक भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो माइटो, दूसरा कॉन्ड्रियो। इसमें माइटो का अर्थ होता है थ्रेड या धागा और कॉन्ड्रियो का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। तो क्या पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक धागे के समान, माइटोकॉन्ड्रिया धागे के समान या कणिकाओं के समान एक संरचना होती है, क्योंकि कोशिका में पाई जाती है। किसमें, कोशिका में पाई जाती है। यानी कोशिका के ऐसे अंग हैं, कैसे, या तो धागे के समान या कणिकाओं के समान होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें जो जैसे भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, भोज्य पदार्थ है। तो ऐसे ग्लूकोज आदि जो संरचना है, ग्लूकोज का क्या करता है, यहाँ ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेटिव डिफॉस्फोराइलेशन होगा और एटीएस सिस्टम चलेगा इसी में। और उस ग्लूकोज से फिर क्या है, एटीपी का निर्माण होता है। किसका, एटीपी का निर्माण होता है।
जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। पूरा नाम क्या है ATP का? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कोशिका की ऊर्जा की करेंसी कहा जाता है। ऊर्जा की करेंसी क्या है? ATP है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें जो खाद्य पदार्थ है जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और फिर उनमें निहित जो ऊर्जा है खाद्य पदार्थों में, उसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ATP में बदल दिया जाता है। किसमें? ATP में बदल दिया जाता है, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल दिया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्या? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें निहित ऊर्जा को ATP में बदलता है। किसकी क्रिया के द्वारा? ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा। अर्थात इसी में क्रेब्स चक्र चलेगा, और इसी में क्या चलता है? ETS सिस्टम, यानी ETS सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी में चलता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो चक्र चलेगा वो इसी में चलेगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, या जिसे ETS सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे, वो इसी में चलता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक धागेनुमा कणकानुमा संरचना है जो कोशिका में पाई जाती है। अच्छा, इसके बाद ये भी पता चल गया हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। आगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा इतिहास देखा जाए तो सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को एक साइंटिस्ट हुए थे, कॉनिकर। कौन से? कॉनिकर ने सन 1880 में, कब? 1880 में कीटों की मांसपेशियों, किसमें? कीटों की मांसपेशियों में कॉनिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसमें कॉनिकर ने 1880 में कीटों की मांसपेशी की जो कोशिका है, कीटों की मांसपेशी की सेल्स या कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। इसे या माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। सबसे पहले किसने देखा? कॉनिकर ने देखा कीटों की मांसपेशियों, और इसे सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? देखा था इसे सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा है? कॉनिकर ने देखा था 1880 में कीटों की मांसपेशियों की जो कोशिका है उनमें, और इसको क्या नाम दिया? इसने सार्कोसोम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया। ठीक है, सार्कोसोम्स नाम दिया इसने कॉनिकर ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग। कौन से? साइंटिस्ट? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग साहब ने क्या कहा? फ्लेमिंग ने जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको तंतु कहा। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? तंतु कहा। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को तंतु। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? फ्लेमिंग ने तंतु कहा। कॉनिकर ने तो क्या नाम दिया? सबसे पहले कॉनिकर ने इसको देखा और सार्कोसोम नाम दिया, और फ्लेमिंग ने इसको 1882 में देखा और इसको क्या नाम दिया? तंतु कहा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए। कौन से? अल्टमान। कौन से थे? अल्टमान। कौन से वैज्ञानिक? अल्टमान।
इन्होंने सन 1894 इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। देखो, जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात आती है तो कई बुकों में तुम्हें अल्टमान इसके खोजकर्ता के रूप में लिखे हुए मिलेंगे। कौन से? अल्टमान। लेकिन अब हम यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉनिकर ने देखा था, जबकि अल्टमान ने तो इसको क्या नाम दिया है? नाम दिया इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसको खोजा नहीं है अल्टमान ने, केवल इसको नाम दिया है। बाकी जो तुम जनरल साइंस पढ़ोगे तो कई कॉम्पिटिशन की बुकों में अल्टमान को इसका खोजकर्ता बताया गया, जो कि नहीं है। खोजकर्ता इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की है? कॉनिकर ने की थी। और कॉनिकर ने इसको देखा था कीटों की मांसपेशियों में, और इसने इसको सार्कोसोम नाम दिया। उसके बाद फ्लेमिंग ने इसको तंतु कहा। इसके बाद अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ये ऊपर से मैं साफ कर रहा हूँ, इसको देखने बता देना है ना। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो थे बेंडा। कौन से? बेंडा। कौन से थे? बेंडा, है ना। बेंडा 1800। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बेंडा ने इससे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? बेंडा ने दिया। किसने? बेंडा ने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखा किसने था? कॉनिकर ने। फिर इसको फ्लेमिंग ने तंतु कहा। इसके बाद अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा, और इसके बाद बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। ठीक है। इसके बाद अगर पादपों में देखा जाए तो पादपों में सर्वप्रथम ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। पादपों में जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो की थी नील्स ने। किसने? पादपों में इसे सर्वप्रथम नील्स ने खोजा। किसने? नील्स। ध्यान रखना, किसने खोजा है? पादपों में सर्वप्रथम इसको नील्स ने खोजा, नील्स ने देखा। पादपों में किसने खोजा है? सर्वप्रथम नील्स ने। और अगर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया खोज की बात की जाए तो कॉनिकर ने की थी। पादपों में से सर्वप्रथम नील्स ने देखा, और इसकी संरचना का जो विस्तृत अध्ययन किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, वो किया था पैगेले। इसने पैलाडे ने इसकी सूक्ष्म संरचना में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। पैलाडे ने इसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किसने किया? किसने किया सूक्ष्म संरचना का अध्ययन? पैलाडे ने किया। तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़े से इतिहास की बात कि किसने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले कॉनिकर ने इसको देखा कीटों की मांसपेशियों में, फ्लेमिंग ने इसको तंतु कहा, उसके बाद अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया, और उसके बाद जो बेंडा है इसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। पादपों ने इसको सर्वप्रथम नील्स ने खोजा, और पैलाडे ने इसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं की कोशिकाओं में प्रमुखतया पाया जाता है, जंतु और पादपों की कोशिकाओं में। अगर तुलना में देखा जाए इसमें, तो जंतु कोशिकाओं में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक जो प्रोकैरियोटिक जीव है, कौन से? प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे नीलहरित शैवाल और जीवाणु। कौन कौन से? नीलहरित शैवाल यानी प्रोकैरियोट्स, जैसे नीलहरित शैवाल, या इनको क्या बोला जाता है? बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल तथा जीवाणु में यह अनुपस्थित होता है। जीवाणु की सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। क्या? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक जीव कौन से, जैसे नीलहरित शैवाल और जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। और इसके स्थान पर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो वहां पर श्वसन का कार्य करेगी। यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रश्न होता है। जो यूकेरियोटिक जीव है उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, यानी जो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो प्रोकैरियोटिक जीव है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो इसके स्थान पर जो उनमें श्वसन की क्रिया होगी या ऑक्सीकरण की जो क्रिया होगी वो होती है मीजोसोम, यानी मीजोसोम। जैसे मीजोसोम कहा जाता है, मीजोसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? मीजोसोम या मीजोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये भी इसके बाद। इसके बाद हम ये तो अपन ने पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ना? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? जो खाद्य पदार्थ है उनका ऑक्सीडेशन करना और उसमें निहित ऊर्जा को एटीपी में बदलना। ठीक है, इसके बाद हमने इसका इतिहास देख लिया। इसके बाद अगर इसकी आकृति की बात की जाए, क्या इसकी आकृति? सर एक ये भी ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स में तो अनुपस्थित रहेगा, है ना? साथ ही जो ह्यूमंस की आरबीसी होती है, कौन सी? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड कणिकाएं जो हैं, उनमें यानी आरबीसी में यह अनुपस्थित होता है। आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा। किस किस में अनुपस्थित होता है? एक तो प्रोकैरियोट्स जीवों में अनुपस्थित होगा और दूसरा यह किस में अनुपस्थित होता है? आरबीसी में, यानी जो यूकेरियोट्स हैं उनकी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आकृति की बात की जाए इसकी, तो इसकी आकृति अभी थोड़ी देर पहले बताई कैसे होती है। एक कणिका है या कणिका या धागेनुमा संरचना होती है। कैसा? कणिका या धागेनुमा इसकी आकृति होगी। और साथ में ये जैसे या तो गुंबदाकार या जो मुग्धाकार होता है, मुग्धर, हनुमान जी का जो घोटा होता है, तो ऐसे इसकी आकृति होती है गुंबद। मुग्धा बोलते हैं उसको, मुग्धर क्या बोलते हैं? मुग्धर। तो मुग्धराकार या तो कैसा हो गया? मुग्धाकार या फिर मुग्धराकार या जो टेनिस का रैकेट होता है, टेनिस के रैकेट के समान। आकृति कैसी होगी इसकी? या तो मुग्धराकार या फिर टेनिस के रैकेट के समान या फिर धागे के समान या फिर कणिका के समान। अर्थात इसकी आकृति एक तरह से वेरिएबल होती है। कैसी? या तो मुग्धाकार या टेनिस के रैकेट के समान, फिर कणिका और धागेनुमा संरचना, तो हम इसको पहले ही बोल चुके हैं। इसके बाद इसके आकार की बात की जाए, इसका आकार, तो देखिए इसका आकार भी बदलता रहता है। यानी
जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं या जिनमें ऑक्सीकरण ज़्यादा होगा, यानी जिनमें संश्लेषी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, जिनमें संश्लेषी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं उनमें तो इसका आकार बड़ा होगा, और जिन कोशिकाओं में जो ऑक्सीडेशन क्रियाएं हैं वो कम होती हैं, अर्थात जिनमें संश्लेषण क्रियाएं कम होंगी उनमें इसका आकार कैसा होगा, छोटा होता है। तो सामान्यतः इसका जो आकार है वो 0.5 से 7 माइक्रोन तक होता है। कैसा? 0.5 से 1.5 से 7 म्यू या 7 माइक्रोन तक इसका जो आकार है वो होता है। इसकी तरह से लंबाई, ये तो होगी इसकी लंबाई तथा इसकी चौड़ाई तो होगी 0.5। आकार क्या हो जाता है इसका? 1 से 7 में लंबा और 0.5 में चौड़ा होता है। ये एक तरह से वेरिएबल होगी, ये भी इसका आकार है जो बढ़ता रहता है, लेकिन नॉर्मली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम ऐसा आकार में देखते हैं। इसके बाद इसकी संख्या देखी जाए, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में इसकी बदलती रहती है, यानी कुछ कोशिकाओं में जैसे शैवाल कोशिकाओं में तो यह संख्या में 1 हो सकता है, बाकी कुछ कोशिकाओं में इसकी संख्या हजारों हो सकती है। यकृत कोशिकाओं में लगभग 500 से 1000 की संख्या में होता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए अमीबा की तो 5 लाख तक संख्या में होते हैं, अर्थात इसकी संख्या भी वेरिएबल होती है। जैसे शैवाल में 1, यकृत कोशिकाओं में लगभग 1000 तक, जैसे यकृत सेल्स में लगभग 1000 तक, है ना, लगभग है, ऐसा नहीं है, लगभग। इसी प्रकार अमीबा में लगभग 5 लाख तक, 5 लाख। इस तरह से इसकी जो संख्या है वो हो सकती है, ये भी वेरिएबल है। इसके बाद आकृति की बात कर ली हमने, आकार की बात कर ली, संख्या की बात कर ली। अब इसकी स्थिति देखते हैं। क्या स्थिति? तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति की बात करते हैं तो साधारणतया कोशिका में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? ये बिखरी हुई अवस्था में सेल में, कोशिका में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कई बार क्या है कि ये केंद्रक के चारों ओर भी इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? केंद्रक के चारों ओर भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये हो जाती है इसकी स्थिति की बात। इसके बाद हमें पढ़नी है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, और वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।